आज हम राजस्थान की वास्तुकला की दुनिया में उतर रहे हैं और खास तौर पर यहाँ के शानदार किलों पर नजर डालेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं। कालीबंगा की नगर योजनाएं से लेकर मध्यकाल के उन विशाल दुर्गों तक जो आज भी सीना ताने खड़े हैं। हम्म। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये किले कब और किसने बनाए, बल्कि ये समझना है कि राजस्थान की रेतीली जमीन, इसकी अरावली की पहाड़ियों और इसके गौरवशाली इतिहास ने इन पत्थरों को कैसे पहचान दी। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ ईंट और पत्थर की है भी नहीं। ये कहानी है उस सोच की जिसने इन इमारतों को जन्म दिया। हम देखेंगे कि कैसे सुरक्षा, पानी का इंतजाम और एक सांस्कृतिक पहचान, ये तीन चीजें इन किलों की नींव में हमेशा मौजूद रहीं। ये इमारतें कह सकते हैं कि उस दौर के समाज, राजनीति और जीने के तरीके का एक जीता जागता दस्तावेज हैं। ये किलों पर बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि बसावट का मतलब एक साथ रहने का आइडिया यहाँ कितना पुराना है। हमारे स्रोत कालीबंगा का जिक्र करते हैं, जहाँ पक्की ईंटों के मकान, सीधी सड़कें और यहाँ तक कि नालियों का सिस्टम भी था। मतलब एक व्यवस्थित शहर की सोच बहुत पहले से थी। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इससे पता चलता है कि यहाँ निर्माण का आधार हमेशा से योजना रही है, चाहे वो एक छोटा शहर हो या एक विशाल किला। कालीबंगा के बाद मौर्य और गुप्त काल में भी हमें नगरी, जो चित्तौड़ के पास है, जैसे शहर मिलते हैं, जहाँ बावड़ियां, कुंड और मंदिर जैसी संरचनाएं थीं। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी। हाँ, एक तरह के सामाजिक केंद्र थे। बिल्कुल, एक विकसित सामाजिक जीवन के केंद्र, जहां लोग मिलते थे, व्यापार करते थे और उत्सव मनाते थे। और फिर इस योजनाबद्ध सोच का जो शिखर है वो हमें दिखता है 1727 में बने जयपुर शहर में। हम्म। इसे ग्रिड सिस्टम पर बसाया गया था, मतलब शतरंज की बिसात की तरह। वास्तुकार विद्याधर का ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि ये पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल बन गया। सही कहा। सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, आज भी ये नाम उस शानदार प्लानिंग की गवाही देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम नगर योजनाओं से किलों की तरफ आते हैं तो कहानी का मकसद ही बदल जाता है। शुक्रनीति में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि दुर्ग राज्य के 7 सबसे जरूरी अंगों में से एक है। मतलब राजा, मंत्री और सेना जितने ही जरूरी। इसका काम सिर्फ राजा का निवास होना नहीं था, ये राज्य का खजाना था, अनाज का गोदाम था और सबसे बढ़कर युद्ध के समय पूरी प्रजा की पनाहगाह था। तो इन किलों का विकास कैसे हुआ? दस्तावेज राजपूत युग को किलों के निर्माण का सुनहरा दौर बताते हैं। सोनारगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़, ये सब नाम इसी दौर की देन है। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, इसमें एक बड़ा मोड़ आया 3वीं सदी के बाद। जब बाहरी आक्रमण, खासकर तुर्क आक्रमण बढ़ने लगे, तो किलों का डिजाइन पूरी तरह बदल गया। अब भव्यता से ज्यादा जरूरी हो गई सुरक्षा। किले समतल जमीन से उठकर सीधी ऊंची पहाड़ियों पर बनने लगे। रणनीति साफ थी कि दुश्मन को ऊपर आने में ही थका दो। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह का आर्किटेक्चरल आर्म्स रेस था। जैसे जैसे दुश्मन की तकनीक बेहतर हुई, किलों की ऊंचाई, दीवारों की मोटाई, ये सब भी बढ़ाना पड़ा। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, आर्म्स रेस। हम्म। दीवारें सिर्फ ऊंची नहीं हुई, बल्कि किलों के अंदर ही खेती के लिए जमीन और पानी के लिए टांके और तालाब बनाए जाने लगे। मकसद था कि अगर दुश्मन 6 महीने या साल भर भी घेरा डालकर बैठा रहे तो किला अंदर से आत्मनिर्भर रहे। महाराणा कुंभा ने जब चित्तौड़ का पुनर्निर्माण करवाया तो उन्होंने इसी सोच को चरम पर पहुंचाया। और फिर एक और दिलचस्प मोड़ आता है मुगल काल में। किले अचानक पहाड़ों की ऊंचाई से उतरकर मैदानों में आ जाते हैं, जैसे जयपुर का सिटी पैलेस या बीकानेर का जूनागढ़ किला। ये तो अपनी पूरी सुरक्षा रणनीति को उलटने जैसा था। हाँ, और ये सिर्फ शांति का प्रतीक नहीं था, बल्कि सोच में एक बुनियादी बदलाव था। अब शक्ति का प्रदर्शन छिपकर, अपनी अजेयता दिखाकर नहीं, बल्कि खुले में अपनी भव्यता और प्रशासनिक पहुंच दिखाकर किया जा रहा था। किला अब सिर्फ एक सैनिक अड्डा नहीं, बल्कि सत्ता का एक खुला केंद्र बन रहा था, जहां से रोजमर्रा का राजकाज चलता था। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे वास्तुकला उस दौर की राजनीति को दर्शाती है। अच्छा, स्रोतों में किलों के कुछ प्रकारों का भी जिक्र है। ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? ये वर्गीकरण उनकी भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा की रणनीति के आधार पर किया गया है। हर किला एक ही तरह से नहीं लड़ा करता था। जैसे औदक या जलदुर्ग, ये वो किले हैं जिनके चारों तरफ पानी का एक तरह से समंदर हो।
इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गागरोन का किला, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना है। अच्छा। दुश्मन के लिए यहाँ पहुंचना लगभग नामुमकिन था। और सबसे आम तो है गिरिदुर्ग यानी पहाड़ी किला। ये तो किलों का क्लासिक डिजाइन है। दुश्मन को चढ़ाई की सजा दो और ऊपर से सब पर नजर रखो। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों को देखते हुए ये सबसे स्वाभाविक पसंद थी। ज्यादातर बड़े किले इसी श्रेणी में आते हैं। हाँ। फिर आता है धानवन दुर्ग यानी रेगिस्तान का किला, जहां पानी नहीं बल्कि मीलों फैला रेत ही आपकी सबसे बड़ी दीवार हो। जैसलमेर का सोनार किला इसका शानदार उदाहरण है। इसके अलावा वन दुर्ग भी हैं जो घने जंगलों के बीच छिपे होते थे, जैसे सिवाना का किला, और पारेक दुर्ग जिसके चारों ओर इंसानों द्वारा खोदी गई बहुत गहरी खाई हो, जैसे भरतपुर का लोहागढ़। इसका मतलब ये जो अलग अलग प्रकार हैं, ये असल में उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट है। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ किला नहीं बना रहे थे, बल्कि अपने दुश्मन के लिए एक पहेली तैयार कर रहे थे। पर क्या कोई किला एक से ज्यादा श्रेणी में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और सबसे अच्छे किले वही माने जाते थे। चलिए इसी थ्योरी को प्रैक्टिस में देखते हैं और बात करते हैं उस किले की जो शायद इन सभी श्रेणियों का बादशाह है, चित्तौड़गढ़। इसके लिए कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। और ये कहावत ऐसी ही नहीं बनी होगी। ये किला राजस्थान का गौरव है, लेकिन इसका इतिहास दर्द, बलिदान और शौर्य से भरा है। बिल्कुल। ये मेसा पठार पर बना एक विशाल किला है, इतना बड़ा कि इसके अंदर एक पूरा शहर बसता था। ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि शौर्य और बलिदान का तीर्थ है। ये 3 प्रसिद्ध साकों का गवाह रहा है, जहां राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम सांस तक युद्ध किया और महिलाओं ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में अपनी आन की रक्षा के लिए जौहर किया। जयमल और पत्ता का बलिदान आज भी लोकगीतों में गाया जाता है। जी। इसकी बनावट भी तो एक भूल भुलैया जैसी है। 7 विशाल दरवाजे एक के बाद एक, और हर दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता घुमावदार। मतलब दुश्मन की सेना अगर एक दरवाजा तोड़ भी दे तो दूसरे तक पहुंचने में उसकी आधी ताकत खत्म हो जाए। सही बात है। और इसके अंदर विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जैसे स्मारक हैं, जो सिर्फ जीत की निशानी नहीं, बल्कि उस दौर की स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। तो चित्तौड़ अगर शौर्य का प्रतीक है, तो कुंभलगढ़ मेवाड़ की अजेयता का। महाराणा कुंभा ने इसे बनवाया था और इसके वास्तुकार थे मंडन। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार। चीन की दीवार के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। मैंने पढ़ा है कि ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई के बारे में क्या खूब लिखा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। हाँ, ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी था। जब भी चित्तौड़ पर खतरा मंडराता, महाराणा और उनका परिवार कुंभलगढ़ में शरण लेते। इसी किले के सबसे ऊपरी हिस्से कटारगढ़ में मेवाड़ के सबसे महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कर्नल जेम्स टॉड ने तो इसकी तुलना यूरोप की प्राचीन इट्रस्कन वास्तुकला से की थी। तो कुंभलगढ़ जहां अपनी अभेद्य दीवार के लिए जाना जाता है, वहीं रणथंभौर अपनी चालाक लोकेशन के लिए। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि और सब दुर्ग नंगे हैं, पर ये दुर्ग बख्तरबंद है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि ये प्रकृति के कवच में छिपा है। ये किला 7 पहाड़ियों के बीच ऐसे छिपा है कि जब तक आप बिल्कुल पास न पहुंच जाए, ये आपको दिखाई ही नहीं देता। ये गिरी और वन दोनों श्रेणियों का दुर्ग है, और ये हमीर देव चौहान की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। बिल्कुल, जिन्होंने इस कहावत को चरितार्थ करते हुए अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए अपने प्राण दे दिए, पर शरण में आए व्यक्ति को नहीं लौटाया। इन किलों की हर कहानी में वीरता और हट की एक अलग ही झलक है। अच्छा, अब जोधपुर के मेहरानगढ़ की बात करते हैं। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना यह किला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। और इसकी तोपें, 1 मिनट, इन तोपों के नाम दोबारा सुनिए। किलकिला, शंभुबाण, गजनी खां, कड़क बिजली, धूड़घाणी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो पूरी मार्केटिंग है। नाम से ही दुश्मन की आधी हिम्मत पस्त हो जाए। हाँ, बिल्कुल। ये नाम उनकी शक्ति और आवाज को दर्शाते थे। राव जोधा ने जब 1493 में ये किला बनवाया, तो इसे मयूरध्वजगढ़ भी कहा गया, क्योंकि इसका आकार एक फैले हुए मोर जैसा लगता है। इसके अंदर मोती महल, फूल महल जैसे इतने खूबसूरत महल हैं
कि उन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि ये एक किला है। और यहाँ मान सिंह द्वारा स्थापित एक पुस्तकालय, पुस्तक प्रकाश भी है, जो उस दौर में ज्ञान के महत्व को दिखाता है। लेकिन इन सब बड़े और भव्य किलों के बीच एक कहानी जो मुझे सबसे ज्यादा छू रही, वो है चुरू के एक छोटे से किले की। हाँ, ये कहानी राजस्थान के असली चरित्र को दर्शाती है। बताइए इसके बारे में। और 1814 में बीकानेर की सेना ने इस पर हमला किया और घेरा डाल दिया। लड़ाई लंबी चली और किले के अंदर गोला बारूद बनाने के लिए जो सीसा होता है वो खत्म हो गया। अब ठाकुर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और तब वो हुआ जो इतिहास में शायद ही कहीं हुआ हो। जब वहां के सेठों और आम जनता को पता चला तो उन्होंने अपनी तिजोरियां खोल दी, अपना सारा सोना चांदी इकट्ठा करके ठाकुर को सौंप दिया और कहा, दुश्मन हमारी धरती पर है और हमारे पास लोहे के गोले खत्म हो गए तो क्या हुआ, चांदी के गोलों से उसका स्वागत करेंगे। और फिर तोपों से दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए। ये अविश्वसनीय है। हाँ, और इसका असर ये हुआ कि जब बीकानेर की सेना को ये पता चला कि सामने से चांदी बरस रही है, तो उनके सेनापति ने युद्ध रोक दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों से नहीं लड़ सकते जो अपनी आन बान शान के लिए अपनी पूरी संपत्ति लुटाने को तैयार हैं। उन्होंने इस भावना का सम्मान करते हुए घेरा उठा लिया। ये दिखाता है कि किला सिर्फ राजा का नहीं था, बल्कि वहां की प्रजा की इज्जत का प्रतीक था। बिल्कुल। वाह, ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। कुछ किले अपनी खास पहचान के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे अजमेर में अकबर का किला। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो पूरी तरह से मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना है। हाँ, इसे अकबर का दौलत खाना या मैगजीन भी कहते हैं। इसका सामरिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। 1576 में महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी युद्ध की पूरी योजना इसी किले में बनी थी। अच्छा। और दशकों बाद यहीं पर बादशाह जहांगीर ने ब्रिटिश दूत सर टॉमस रो को भारत में व्यापार करने की इजाजत दी थी। एक तरह से देखें तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव इसी किले में रखी गई थी। और एक किला ऐसा भी है जिसने अंग्रेजों को नाको चेने चबवा दिए, भरतपुर का लोहागढ़। नाम से ही लगता है कि यह अजय होगा। और ये था भी। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में इस पर 5 बार तो तोपों से हमला किया, लेकिन एक बार भी दीवार नहीं तोड़ पाया और हारकर वापस चला गया। इसकी वजह थी इसकी अनोखी बनावट। किले की पत्थर की दीवार के बाहर मिट्टी की एक बहुत चौड़ी और मोटी दीवार थी। जब तोप के गोले उस पर लगते तो वे फटने के बजाय मिट्टी में धंसकर बेअसर हो जाते थे। एक जीनियस डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। वाओ। और पीले पत्थरों से बना जैसलमेर का सोनार किला भी किसी अजूबे से कम नहीं। कहते हैं जब सुबह या शाम को सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमकता है। बिल्कुल। रावल जैसल द्वारा 1155 में त्रिकूट पहाड़ी पर बनाया गया ये किला रेगिस्तान के बीच ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल जहाज ने लंगर डाल दिया हो। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब पत्थरों को एक दूसरे में इंटरलॉक करके खड़ा किया गया है। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। और अंत में ये जिक्र करना भी जरूरी है कि 2013 में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 किलों को एक साथ विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। ये हैं आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। हाँ, ये इन किलों के वैश्विक महत्व को प्रमाणित करता है। यह सिर्फ राजस्थान या भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विरासत है। ये सब मिलकर राजस्थान के उस गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं जहां कला, शौर्य और इंजीनियरिंग एक साथ बसते थे। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि राजस्थान के किले सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं। वे वीरता, बलिदान, इंजीनियरिंग के कमाल और एक जिंदा संस्कृति के प्रतीक हैं। हर किले की अपनी एक आवाज है, अपनी एक कहानी है। चाहे वो चित्तौड़ का त्याग हो, कुंभलगढ़ की दीवार हो, रणथंभौर का हट हो या फिर चूरू के लोगों की चांदी हो। बिल्कुल, ये किले हमें सिखाते हैं कि कैसे उस दौर के लोगों ने भूगोल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। चाहे वो रेगिस्तान की रेत हो, पहाड़ की ऊंचाई हो या नदियों का संगम, उनका आर्किटेक्चर उनकी ज़रूरतों, उनकी महत्वाकांक्षाओं और उनके डर का आईना है। ये इतिहास की वो खुली किताबें हैं जिन्हें हम आज भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। इन स्रोतों में इन किलों के निर्माण और उनके ऐतिहासिक महत्व पर तो बहुत बात हुई है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के आधुनिक युग में
जब ड्रोन और मिसाइलों के सामने इनकी दीवारें कोई मायने नहीं रखती, तब इन अजेय दुर्गों की प्रासंगिकता क्या है? जब इनकी सैन्य उपयोगिता खत्म हो गई है, तो क्या ये सिर्फ पर्यटन के स्मारक बनकर रह गए हैं? या ये आज भी हमें अपनी विरासत को सहेजने और उससे कुछ सीखने ही कोई गहरी प्रेरणा देते हैं?